नमस्कार, सुपर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गुप्तोत्तर काल के उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके संबंध में इससे पहले एक वीडियो आपको मिल चुकी है, जिसमें हमने उत्तर भारत के इतिहास में जो राजपूत वंश हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि प्रतिहार वंश, कन्नौज का गहड़वाल वंश, मालवा का परमार वंश और अजमेर या शाकुंभरी का चौहान वंश। इनके बारे में हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हाँ, चूंकि इसमें भी उत्तर भारत के इतिहास में जो कुछ वंश रह गए हैं, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ये उत्तर भारत का इतिहास हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये वही वीडियो है जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि हम प्राचीन हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास से हम मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है और ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं अधिकतर बच्चों के याद रहते नहीं है कि ये हमें प्रश्न जो है कहाँ से आया है, हमने पढ़ा नहीं है। क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक हैं इन्हें बहुत मुश्किल से ही पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि इन्हें ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के इतिहास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बंगाल का पाल वंश, बंगाल के पाल वंश के बाद फिर सेन वंश, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, जिसे हम खजुराहो का चंदेल वंश भी कहते हैं या बुंदेलखंड का चंदेल वंश भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शासक उसमें भी हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात या अहिल्या पाठक के चालुक्य सोलंकी वंश, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जब हम पाल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पाल वंश की जानकारी के जो हमें स्रोत मिलते हैं वो मिलते हैं तिब्बती लामा तारानाथ के विवरण से और धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से, जो ताम्रपत्र का एक अभिलेख है, उससे हमें पाल वंश की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। और देवपाल का मुंगेर ताम्रफलक, देवपाल धर्मपाल पाल वंश के ही शासक हैं, इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पाल वंश था। पाल वंश था कहाँ? बंगाल में। कहाँ था? बंगाल में। और बंगाल में पाल वंश से पहले आपने देखा होगा, और मैंने आपको बताया भी है, कि गौड़ वंश का शासन था, जिसका जो शासक था वो शशांक था। वही शशांक था जिसकी हत्या हर्षवर्धन पुंडवर्धन के युद्ध में कर देता है। और जब हर्षवर्धन ने भी वहां की यात्रा की थी, तो वहां पर 4 प्रांतों के बारे में बताया गया है, जिनमें पुंडवर्धन, समतट, कर्ण सुवर्ण और ताम्रलिप्ति। तो ये 4 प्रांतों के बारे में वहां बताया गया है जब हर्षवर्धन ने यात्रा की थी। लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद और हर्षवर्धन के बाद जो बंगाल का शासन होता है, उसकी स्थिति इतनी अराजकतापूर्ण हो जाती है कि वहां पर मत्स्य न्याय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहां इतनी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं कि समाज में जो एक शासन जैसी स्थिति है वो नहीं रह पाती। तो उसी क्रम में वहां के सरदार और सामंत मिलकर एक गोपाल नाम का एक व्यक्ति होता है, उसे वहां का शासक चुनते हैं, गोपाल को। ठीक है, तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक भी कहा गया है। गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक शासन करता है। तो यहां तक समझ में आया? आपको आया समझ में कि जो पाल वंश है वो पाल वंश क्या है? पाल वंश से पहले बंगाल में गौड़ वंश का शासन था। ठीक है, उसके बाद पाल वंश आ जाता है। पाल वंश में जो सबसे पहला संस्थापक होता है पाल वंश का, उसका नाम गोपाल है, जो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन करता है। और एक खास बात और है, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है और बौद्ध धर्म का संरक्षक भी होता है। कौन? गोपाल। बिहार शरीफ के निकट गोपाल बिहार शरीफ के निकट ओदंतपुरी में एक बिहार का निर्माण कराता है। तो कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि ओदंतपुरी में जो बिहार का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था बिहार का निर्माण गोपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। बिहार आप समझ रहे होंगे, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल। ठीक है, गोपाल के बाद गोपाल का बेटा धर्मपाल शासक बनता है। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक वो शासन करता है, और वह बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होता है कि परम सौगात की एक उपाधि धारण करता है, और बौद्ध विद्वान हरिभद्र को उसने अपने वहां संरक्षण दिया था।
जो बौद्ध विद्वान एक हरिभद्र नाम के रहे, संरक्षण देने वाला कौन था? धर्मपाल। ये वही धर्मपाल है जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि धर्मपाल ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया था कन्नौज की प्राप्ति के लिए। जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ है जिसमें धर्मपाल जो पाल वंश का शासक है और जो वत्सराज और जो वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक और राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो शुरुआत की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की वो धर्मपाल ने की थी। कन्नौज की प्राप्ति के लिए धर्मपाल ने सबसे पहले युद्ध शुरू किया था। आपको पता है इसने वहां पर जो है इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को गद्दी पर बिठा दिया था। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी कराया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। देखो मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यहाँ पर वज्रयान शाखा की विशेषतः पढ़ाई होती थी। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है उसकी पढ़ाई होती थी कहाँ? विक्रमशिला। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता ही है महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। ठीक है। उसका जीर्णोद्धार करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का और लगभग 200 गांवों का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उसने दान दे दिया था कि 200 गांव का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय की जो जीर्णोद्धार है इसके लिए जाता रहेगा। एक गुजराती कवि हैं सोडल, उदय सुंदरी कथा में उत्तरापद स्वामी की उपाधि से इसे विभूषित करते हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है कि गुजराती कवि सोडल उदय सुंदरी कथा में उत्तरापद स्वामी की उपाधि से किसे विभूषित करते हैं? वो धर्मपाल को विभूषित करते हैं। तो धर्मपाल से संबंधित यहाँ से कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और है ये कि सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? आपको मालूम है ओदंतपुरी विहार की स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? वो धर्मपाल ने की थी। अब धर्मपाल के बाद जो वहां का शासक बनता है पाल वंश का, वो बनता है देवपाल, जो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन करता है। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है देवपाल को। और इसके जो विजय अभियानों की जानकारी वो मुंगेर, भागलपुर और बादल अभिलेख से मिलती है। विजय अभियानों की जानकारी मुंगेर, भागलपुर और बादल अभिलेख से मिलती है। इसने वज्रदत्त को संरक्षण दिया था जिन्होंने लोपेश्वर शतक की रचना की है। लोपेश्वर शतक एक नाटक है जिसकी रचना किसने की है? वज्रदत्त ने। तो वज्रदत्त को संरक्षण देने वाला पाल वंश का शासक कौन था? देवपाल। स्वर्णद्वीप, देखो उस समय पाल शासकों के जो संबंध थे वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्वर्णद्वीप जिसे जावा, मलाया, सुमात्रा आदि देशों से भी थे। वहां जो शासक था वो शैलेंद्र वंशी शासक था जिसका नाम था बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुमति मांगी थी कि क्या वह नालंदा में कोई विहार बना सकता है, तो उसे नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी थी किसने? देवपाल ने। और देवपाल की मृत्यु के बाद जो स्थिति आती है पाल वंश की, वह आती है संघर्ष की स्थिति। मतलब साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और वो संघर्ष चलता रहता है। उसमें कोई इतना महान शासक होता नहीं है कि उन्हें सबको एकत्रित कर पाए। लगभग लगभग आप देख रहे होंगे 850 से 988, यानी कि 850 से 988 यानी कि 125 साल तक, लगभग 130-38 साल तक ये वहां पर युद्ध चलता रहता है साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए। कई उसमें शासक आते हैं नारायण विग्रहपाल वगैरह, लेकिन जो लास्ट में शासक आता है महिपाल प्रथम, जो 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासन करता है। यह अपने पूरे साम्राज्य को एकत्रित करने की कोशिश करता है और इसीलिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महिपाल प्रथम को कहा जाता है। और महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की महिपाल प्रथम के, जो चोल शासक होता है राजेंद्र चोल, मैंने आपको बताया था कल मैप में कि चोल शासक कहाँ के थे? तंजौर के। तो राजेंद्र चोल बंगाल पर आक्रमण करता है। किसके समय में करता है? महिपाल प्रथम, जो पाल वंश का शासक है महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल बंगाल पर आक्रमण करता है। और एक बौद्ध ये बौद्ध धर्म के विद्वान होते हैं अतिश
दीपांकर। तो इन्हें जो महिपाल प्रथम है तिब्बत भेजता है एक धार्मिक मंडल के साथ, वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो यहां से भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अतिश दीपांकर को किसने भेजा था। और महिपाल प्रथम के बाद संभवतः इस जो पाल वंश है, पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और अंत में जो शासक बनता है वह होता है रामपाल, जो उल्लेखनीय शासक है जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो रामपाल है, जो 1077 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक, यानी 11वीं शताब्दी तक, 1120 ईस्वी तक शासन करता है और ये अंतिम शासक होता है पाल वंश का। इसके समय की एक खास बात ये है, इसके समय की खास बात कि जो कैवर्तों का विद्रोह होता है, जो कैवर्त जाति के मछुआरे होते हैं उनका विद्रोह होता है रामपाल के समय में। तो कई बार यहां से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैवर्तों का विद्रोह पाल वंश के किस शासक के समय में हुआ था, तो रामपाल के समय में हुआ था, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र में मिलता है। किसे मिलता है? रामपाल चरित्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। यहां से प्रश्न पूछे जाता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं पाल वंश से संबंधित, वो मैं आपको बता देता हूं। पाल शासकों की जो हाथी सेना थी उस समय सर्वाधिक मजबूत मानी जाती थी और पाल शासकों के समय में, खासकर धर्मपाल के समय में, जिस प्रकार से मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था तो सुलेमान बंगाल भी गया था। उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था धर्मपाल। तो धर्मपाल के समय में सुलेमान गया था वहां भी, और सुलेमान ने धर्मपाल को रुहमा, और कहीं कहीं पर ये बता देते हैं कि धर्मपाल को रुहमा और कहीं पाल वंश को रुहोमा कहकर पुकारा है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है। इस काल के दो प्रसिद्ध शिल्पकार रहे हैं, एक का नाम धीमान और एक का नाम बितपाल। मतलब इस काल में जो मूर्ति कला थी, मूर्ति कला में का जो उद्भव हुआ है इस काल में, वो बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखा से हुआ है। और अनेक पत्थरों की और कांसे की मूर्तियां बनाने का जो श्रेय है वो इस काल में इन दो प्रसिद्ध शिल्पकारों को जाता है जो धीमान और बितपाल नाम के हैं। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि धीमान और बितपाल किस वंश में या किस समय में जो है शिल्पकार थे, तो पाल वंश के समय में थे। तो यहां से थोड़ी इनकी शिक्षा और संस्कृति की बात हो जाती है। शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो शिक्षा के लिए इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत में भेजा था, कई बौद्ध गुरु थे। तो यही इनका पाल वंश के बारे में है। पाल वंश के पतन के बाद, जो पाल वंश का पतन हो जाता है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में जो अगला वंश आता है वह आता है सेन वंश। कौन सा वंश आता है? सेन वंश आता है। सेन वंश की जो जानकारी के स्रोत हैं वह हमें मिलते हैं देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में, जो कवि धोई द्वारा रचित है। कवि धोई द्वारा रचित है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख। और काशी और प्रयाग के विजय स्तंभ, काशी, प्रयाग और पुरी में सेन वंश के शासकों ने विजय स्तंभ बनवाए थे। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। इसकी राजधानी शुरू में राढ़, जो उत्तरी बंगाल में थी। सेमंत सेन के बाद इसका पुत्र हेमंत सेन बनता है और हेमंत सेन अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित करता है। हेमंत सेन के बाद इस वंश का जो प्रतापी शासक है वह है विजय सेन, जो 1095 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक शासन करता है। विजय सेन ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक विजयपुर, दूसरी विक्रमपुर। तो ये बंगाल के सेन वंश के बारे में है। यहां तक हमने देख लिया कि विजय सेन 1095 से 1098 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी दो राजधानियां हैं, कौन कौन सी? एक विजयपुर और एक विक्रमपुर। दो राजधानियां बनाने वाला जो सेन वंश का शासक था वो विजय सेन था, एक प्रतापी शासक रहा है। इसके बाद जो अगला शासक आता है वह आता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन मतलब बल्लाल देव नहीं है, बल्लाल सेन ही है। तो बल्लाल सेन 1158 से 1178 ईस्वी तक शासन करता है। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है, इसलिए इसे कुलीनवाद के नाम से भी जाना जाता है और ये कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध भी है। बल्लाल सेन ने दान सागर, जो शकुन और अपशकुन पर आधारित एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, और एक अद्भुत सागर जो खगोल शास्त्र पर आधारित है, इसकी रचना
कर शुरू की थी, लेकिन ये अद्भुत सागर को कंप्लीट नहीं कर पाया था। बंगाल में इसने गौड़ वंश को समाप्त कर कर गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये शैव धर्म को मानने वाला था और इसका जो गुरु था उसका नाम अनिरुद्ध था। तो ये बल्लाल सेन के बारे में है। बल्लाल सेन के बाद बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी उसका बेटा लक्ष्मण सेन होता है। लक्ष्मण सेन एक उपाधि धारण करता है, परम भागवत की उपाधि। ये परम भागवत की उपाधि धारण करता है लक्ष्मण सेन, जो 1178 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक शासन करता है। देखो, लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का संरक्षण करने वाला होता है। इसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मैं यहाँ पर बताऊं आपको, जो अंतिम शासक था बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला, वो पाल वंश था। पाल वंश के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला कोई ऐसा वंश रहा नहीं। और इसने वहीं पर गौड़ के अलावा एक नई राजधानी स्थापित की, लखनौती। लखनौती की स्थापना करता है ये, जिसे लक्ष्मण बत्ती भी कहा गया है, जहां पर 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है और लखनौती पर अपना अधिकार जमा लेता है। कौन? बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन का मुख्य न्यायाधीश, जो उसका मुख्यमंत्री भी होता है, जो एक कवि भी होता है, हलायुद्ध होता है। कौन है? हलायुद्ध। तो यहां से प्रश्न उठ जाता है कि हलायुद्ध किसके दरबार में रहने वाला मंत्री था? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाला मंत्री था। लक्ष्मण सेन ने जयचंद्र को पराजित किया था, जो गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद्र। उसे पराजित करने का श्रेय भी लक्ष्मण सेन को जाता है। और लक्ष्मण सेन के उत्तरार्ध में बंगाल में वहां के सामंत विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण ये जो वंश है समाप्त हो जाता है। दरबारी कवि होता है लक्ष्मण सेन का श्रीधर दास। और आपने सुना होगा कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने की है। लेकिन जयदेव किसके दरबार में रहने वाले लेखक थे? लक्ष्मण सेन के। और लक्ष्मण सेन के ही दरबार में दूसरे एक लेखक और रहते थे, धोई, जिन्होंने पवन दूत की रचना की है। तो ये था सब सेन वंश के बारे में। हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा, सेन वंश के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड या जीजाग भुक्ति या खजुराहो के चंदेल वंश। क्योंकि जो राजपूत वंशों की हमें सूची मिलती है उसमें 36 कुल के राजपूत वंश बताए गए हैं। अब सारे तो पढ़ने जरूरी नहीं है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है। अभी चंदेल वंश, ये प्रतिहारों के सामंत होते हैं। इनकी राजधानी होती खजुराहो। कहाँ होती है राजधानी? खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में खजुराहो है। और जो संस्थापक था चंदेल वंश का वो था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। नन्नुक के बाद उसका बेटा होता है यशोवर्मन, जो 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन करता है और एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाती है। यशोवर्मन के बाद उसका बेटा होता है धंगदेव, जो 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक शासन करता है और ये अपनी राजधानी कलिंजर को बनाता है। कहाँ बनाता है? कलिंजर को। और भटिंडा के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजता है। मतलब जो सुबुक्तगीन होता है, जो तुर्की आक्रमणकारी होता है भारत पर, जब वो आक्रमण करता है, क्योंकि सुबुक्तगीन जो है जब जयपाल के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान चलाता है, तो इसे जो सहायता भेजता है वो कौन भेजता है? धंगदेव भेजता है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसने अपने शरीर का जो त्याग किया था वो प्रयाग के संगम में डूबकर किया था। तो प्रयाग में डूबकर अपने प्राण त्यागने वाला चंदेल वंश का कौन शासक था? तो धंगदेव था। धंगदेव के बाद जो शासक बनता है, प्रतापी शासक होता है विद्याधर। ये 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी तक शासन करता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि कंदरिया महादेव मंदिर का ये निर्माण करवाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने कराया। ये वही विद्याधर है जो राज्यपाल की हत्या कर देता है। राज्यपाल जो प्रतिहार वंश का शासक होता है उसकी हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि ये महमूद गजनवी के सामने लड़ाई नहीं करता और वहां से भाग खड़ा होता है, इसलिए ये वही विद्याधर है जो उसकी हत्या कर देता है। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम शासक आता है वो आता है परमार्दी देव। कौन आता है? परमार्दी देव, जिसे परमल कहा गया है।
ये 1162 से 1202 ईस्वी तक शासन करता है। अंतिम शासक होता है और ये वही परमार्दी देव है जिसकी जो लड़ाई है, जो युद्ध है 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। और जो इसके सेनापति होते हैं, दो महत्वपूर्ण सेनापति आला और उदल, उनके साथ युद्ध होता है। हालांकि उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और 1203 ईस्वी में, क्योंकि जो कलिंजर होता है, कलिंजर का जो दुर्ग होता है, उस पर चंदेल वंश के शासकों का अधिकार होता है। लेकिन 1203 ईस्वी में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक कलिंजर पर अधिकार कर लेता है। और कलिंजर पर अधिकार करने के बाद ही चंदेल वंश पतन की ओर चले जाता है, चंदेल वंश समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सेन वंश, पाल वंश, चंदेल वंश। अब हम जो लास्ट पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत के इतिहास में, वो हम पढ़ेंगे गुजरात या अहिलवाड़ के सोलंकी या चालुक्य वंश। क्योंकि ये एक दो प्रश्न यहाँ से भी बनता है। वो क्या बनता है प्रश्न, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गुजरात का जो अहिलवाड़ या का सोलंकी वंश था, जिसे चालुक्य वंश भी कहा गया है, उसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम, जो 942 से 995 ईस्वी तक शासन करता है। मूलराज प्रथम के बाद भीम प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक बनता है और इसी के समय गुजरात पर महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। गुजरात पर महमूद गजनबी का आक्रमण आपको पता है 1025 ईस्वी में होता है, जो सोमनाथ के मंदिर को लूटता है। तो उस समय सोलंकी वंश का जो राजा होता है वो कौन होता है? भीम प्रथम होता है। और गुजरात पर महमूद गजनबी के आक्रमण के दौरान सोमनाथ मंदिर में खूब ज्यादा लूटपाट की जाती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी का एक मंत्री होता है, उसका नाम होता है बिमल शाह। बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू पर्वत पर करवाता है। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराने वाला होता है कौन? बिमल शाह। इसलिए उसे हम बिमल शाही मंदिर भी कहते हैं। और उसमें जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं आदिनाथ या वृषभ देव, उनकी मूर्ति स्थापित है। इसलिए इसे जो है आदि शाही का मंदिर भी कहा जाता है। तो जैन मंदिर का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, उसकी खासियत ये है कि वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अगर आपको प्रश्न ये आ जाता है कि सफेद संगमरमर से बना हुआ जैन मंदिर कहाँ है, तो दिलवाड़ा में है। ठीक है। इसके बाद जो शासक बनता है वो कर्ण बनता है। उसने कोई खास काम नहीं किया, एक शहर बसाता है कर्णावती, और कर्णावती शहर को अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। आज किस नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद के नाम से। कर्ण के बाद जयसिंह राजा बनता है। 1094 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक शासन रहता है। और इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते थे, उनका नाम था हेमचंद। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन रहते थे? हेमचंद रहते थे। जयसिंह सिद्धराज के बाद कुमारपाल शासक बनता है 1153 से 1172 ईस्वी। और कुमारपाल को जो हेमचंद्र हैं, ये जैन धर्म में दीक्षा देते हैं और परम अरहंत की उपाधि धारण करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो अजयपाल बनता है। अजयपाल 1172 से 1176 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय की खास बात यह है कि शैव और जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, उनके मध्य युद्ध हो जाता है और लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण जो जैन लोग होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और कितने जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है। ये सब जो होता है ये अजयपाल के समय में होता है, जो सोलंकी वंश का शासक होता है। उसके बाद मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 ईस्वी तक शासन करता है। मूलराज द्वितीय इसी के समय में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होता है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण 1100 जो हुआ है यहाँ पर 1178 में, लेकिन इससे पहले भी मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। लेकिन भारत जो में एंट्री करता है वो इस समय, तो वो करता है 1178 ईस्वी में। तो 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करता है तो मूलराज द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। मूलराज द्वितीय के युद्ध में मारे जाने के बाद उसकी जगह जो सेना की कमान है वो संभाल लेता है भीम द्वितीय 1178 में ही, और माउंट आबू पर्वत के समीप गोरी को बुरी तरीके से पराजित करता है। और ये भारत में गोरी की प्रथम पराजय होती है। कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है, भारत में गोरी की प्रथम पराजय कब हुई थी? तो 1178 ईस्वी में। किसने हराया था?
भीम द्वितीय ने हराया था। भीम द्वितीय बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो जाता है और अंततः यहाँ पर तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है। और गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? वो गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के शासक थे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर निर्माण किसने कराया था? तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। तो ये सब था उत्तर भारत का इतिहास, जिसमें राजपूत वंश भी आपने पढ़ा, पाल वंश आपने पढ़ा, बंगाल के बारे में आपने पढ़ा। उत्तर भारत के इतिहास के पढ़ने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में जिसमें हम राष्ट्रकूट, पल्लव वंश, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, बतापी के चालुक्य, चोल वंश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से हमारा प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम से भारत पर पहला अरबों के आक्रमण से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक्स।